तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोबरा 2 नाम की इस मूवी के बारे में जो कि अपकमिंग हमें देखने को मिलने वाली है। दोस्तों कोबरा ये जो मूवी है इसका पार्ट फर्स्ट हमें तकरीबन देखने को मिला था 1986 के अंदर और अब तक इसका दूसरा पार्ट नहीं आया है, लेकिन कुछ अपडेट निकल कर आई है इसके अगले पार्ट के बारे में। वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका 1 घंटे 27 मिनट का था और IMDb पर इसकी रेटिंग 5.7 की थी। अब इसके बारे में मैं आपको जानकारी बताना चालू करता हूँ। कोबरा अमेरिकी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी. कॉस्मेटोस ने किया है और सिल्वेस्टर स्टेलोन ने लिखा है, जो मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म, जो कि पाउला गोसलिंग के उपन्यास ए रनिंग डक, जिसे बाद में फेयर गेम के नाम से प्रकाशित किया गया और 1995 में इसी शीर्षक से फिल्माया गया, पर आधारित है, में रेनी सैंटोनी, ब्रिगिट नील्सन और एंड्रयू रॉबिन्सन सहकलाकार हैं। 5. कोबरा लेफ्टिनेंट मैरियन कोबरा कोब्रेटी का अनुसरण करती है, जो हिंसक अपराधों की एक श्रृंखला की जांच करती है और अपराधियों द्वारा लक्षित एक गवाह की रक्षा भी करती है। कोबरा रॉकी 4 1985 के बाद और क्रीड 2 2018 तक स्टैलोन और नील्सन के बीच सहयोग वाली अंतिम फिल्म है और यह एकमात्र फिल्म है जिसमें दोनों वास्तविक जीवन में एक दूसरे से विवाहित हैं। स्क्रिप्ट काफी हद तक बेवर्ली हिल्स कॉप 1984 के लिए स्टैलोन की मूल स्क्रिप्ट से प्रेरित थी। कोबरा को आम तौर पर नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें अत्यधिक हिंसा और शैली के अति प्रयोग पर आलोचना की गई थी, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और तब से इसे एक पंथ क्लासिक माना जाता है। 7 कथानक लॉस एंजल्स के सुपरमार्केट में सामूहिक गोलीबारी बंधक संकट में बदल जाती है। लॉस एंजल्स पुलिस विभाग संकट को हल करने के लिए अपने कुलीन जॉम्बी स्क्वाड के लेफ्टिनेंट मैरियन कोबरा कोब्रेटी को बुलाता है। कोब्रेटी शूटर के साथ खड़ा है, जो सामाजिक डार्विनवादी आदर्शों का समर्थन करता है और नई दुनिया का उल्लेख करता है। बंधकों के एक समूह को मारने से पहले कोब्रेटी उसे मार देता है। जासूस मोंटे पुलिस प्रक्रिया की अवहेलना करने के लिए कोब्रेटी को फटकार लगाता है, जबकि कोब्रेटी संभावित पीड़ितों की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देने के लिए पत्रकारों के एक समूह को फटकार लगाता है। अधिकारियों की जानकारी के बिना सुपरमार्केट की घटना लॉस एंजल्स में न्यू वर्ल्ड द्वारा किए गए हिंसक अपराधों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जो एक सामाजिक डार्विनवादी पंथ है जो आधुनिक समाज को तुच्छ समझता है और कमजोर लोगों को मारने में विश्वास करता है, जिससे दुनिया पर केवल सबसे मजबूत और सबसे बुद्धिमान लोगों का शासन होता है। इंग्रिड नुडसन, एक मॉडल और व्यवसायी, न्यू वर्ल्ड का प्राथमिक लक्ष्य बन जाती है जब वह पंथवादियों और उनके नेता नाइट स्लेशर को हत्या की होड़ में देखती है। नुडसन को कोब्रेटी और उसके साथी सार्जेंट टोनी गोंजालेस की सुरक्षात्मक हिरासत में रखा जाता है, जो उसके जीवन पर असफल प्रयास करता है। नुडसन और कोब्रेटी को मारने के कई प्रयासों के बाद कोब्रेटी ने एक संगठन को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उसके वरिष्ठों ने उसके सिद्धांत को खारिज कर दिया। कोब्रेटी और गोंजालेस नुडसन के साथ लॉस एंजल्स से सैन रेमोस के छोटे शहर में चले जाते हैं, जहां कोब्रेटी और नुडसन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। न्यू वर्ल्ड की दूसरी कमान अधिकारी नैन्सी स्टार्क पुलिस एस्कॉर्ट में घुसपैठ करती है। स्टार्क पर अविश्वास करने के बावजूद कोब्रेटी कुछ नहीं करता और समूह एक मोटल में रात बिताता है। भोर में न्यू वर्ल्ड मोटरसाइकिल पर सैन रेमोस पहुंचता है और स्टार्क के निर्देशन में शहर को घेर लेता है। गोलीबारी में कोब्रेटी कई पंथवादियों को मार देता है, लेकिन गोंजालेस गोलीबारी में घायल हो जाता है। कोब्रेटी और नुडसन एक पिकअप ट्रक में भाग जाते हैं, जिसे पंथी एक सड़क अवरोध से नष्ट कर देते हैं। कोब्रेटी और नुडसन एक रासायनिक कारखाने में पहुंचते हैं, जहां कोब्रेटी बाकी पंथियों को हरा देता है और स्टार्क को गलती से नाइट स्लेशर द्वारा गोली मार दी जाती है। नाइट स्लेशर से हाथापाई में लड़ते हुए कोब्रेटी उसे एक हुक पर लटका देता है, जो उसे एक भट्टी में खींच ले जाता है। कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल सैन रेमोस को सुरक्षित करता है और गोंजालेस को बचाता है। जब कोब्रेटी को उसके वरिष्ठों द्वारा बरी कर दिया जाता है, तो मोंटे शुरू में क्षमाप्रार्थी दिखाई देता है, लेकिन फिर से कोब्रेटी को अतिशयोक्ति के लिए डांटता है। कोब्रेटी मोंटे के चेहरे पर मुक्का मारता है और फिर मोटरसाइकिल पर नुडसन के साथ भाग जाता है। कास्ट सिल्वेस्टर स्टेलोन लेफ्टिनेंट मैरियन कोबरा कोब्रेटी के रूप में, ब्रिगिट नील्सन इंग्रिड नुडसन के रूप में, सार्जेंट टोनी गोंजालेस के रूप में रेनी सैंटोनी, एंड्रयू रॉबिन्सन जासूस मोंटे के रूप में, ब्रायन थॉम्पसन नाइट स्लेशर के रूप में, चो के रूप में जॉन हर्सफेल्ड, ली गार्लिंगटन अधिकारी नैन्सी स्टार्क के रूप में,
आर्ट लाफ्लूर कैप्टन सीयर्स के रूप में, मार्को रोड्रिगेज सुपरमार्केट किलर के रूप में, रॉस सेंट फिलिप सुरक्षा गार्ड के रूप में, वेल एवरी चीफ हॉलीवेल के रूप में, डैन के रूप में डेविड राशे, प्रोडस्की के रूप में निक इंगोटी। उत्पादन, विकास और लेखन। जब सिल्वेस्टर स्टेलोन को बेवर्ली हिल्स कॉप में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था तो उन्होंने लगभग पूरी तरह से स्क्रिप्ट को फिर से लिखने का फैसला किया, लगभग सभी हास्य पहलुओं को हटा दिया और इसे एक एक्शन मूवी में बदल दिया जो उन्हें लगा कि उनके लिए बेहतर है। स्टूडियो ने उनकी संशोधित स्क्रिप्ट पढ़ी और उसे अस्वीकार कर दिया। 8 प्रस्तावित एक्शन दृश्यों ने बजट को उनकी योजना से कहीं अधिक बढ़ा दिया होगा। 2 बाद में स्टैलोन ने इसके लिए अपने विचारों को एक मूल स्क्रिप्ट में शामिल किया। 7 जब स्टैलोन ने बेवर्ली हिल्स कॉप छोड़ दिया तो एडी मर्फी को मुख्य भूमिका निभाने के लिए लाया गया। 9 पाउला गोसलिंग के उपन्यास ए रनिंग डक को स्रोत सामग्री के रूप में उद्धृत किया गया, इतना कि उन्हें स्क्रीन पर भी श्रेय मिला। सिल्वेस्टर स्टेलोन की स्क्रिप्ट के पहले के मसौदे में बाद के मसौदों और अंतिम फिल्म से कई अंतर थे। इनमें एक मूवी थिएटर, सुपरमार्केट के बजाय में होने वाली शुरुआती गोलीबारी शामिल है, जिसके दौरान कई और लोग मारे जाते हैं। कोबरा का उल्लेख है कि उसकी एक प्रेमिका थी जिसे एक मनोरोगी ने मार डाला था जिसे वह पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एक नाव पर एक अतिरिक्त रात का एक्शन सीक्वेंस जहां कोबरा और इंग्रिड छिपे हुए हैं और नाइट स्लेशर के पंथियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, जिसमें कोबरा और गोंजालेज उन सभी को मारने में कामयाब होते हैं। और एक अलग अंत जिसमें मोंटे, जिसे नई दुनिया का वास्तविक नेता बताया जाता कोब्रेटी द्वारा मारे जाने से पहले आखिरी सेकंड में इंग्रिड को मारने का प्रयास करता है। 10 पंक्ति, यह वह जगह है जहां कानून रुकता है और मैं शुरू करता हूं, बेवकूफ, द रिवर में स्टीव मैकक्वीन द्वारा कही गई एक पंक्ति से प्रेरित थी। 11 कोबरा को बहुत ज्यादा संपादन की जरूरत थी क्योंकि फिल्म में ग्राफिक रूप से इतनी हिंसा थी कि इसे शुरू में X रेटिंग मिली थी। इसे संपादित करके R रेटिंग दी गई। कास्टिंग, ब्रायन थॉम्पसन को काम पर रखे जाने से पहले 7 बार ऑडिशन देना पड़ा। चौथे ऑडिशन में उनकी मुलाकात स्टैलोन से हुई, जिन्होंने सोचा कि थॉम्पसन नाइट स्लेशर की भूमिका निभाने के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन स्क्रीन टेस्ट के बाद उन्हें तुरंत काम मिल गया। साथ ही मूल स्क्रिप्ट में नाइट स्लेशर को एबडॉन कहा गया था, संभवतः बाइबिल से एबिस के दूत के नाम पर। थॉम्पसन ने नाइट स्लेशर की भूमिका निभाने के तरीके के बारे में स्टैलोन से बार बार सलाह मांगी, जिसमें उनकी पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत प्रेरणाओं के बारे में सवाल भी शामिल थे, लेकिन स्टैलोन ने इस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और थॉम्पसन से कहा कि यह किरदार बस बुरा है। थॉम्पसन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण आश्चर्य की बात यह थी कि फिल्मांकन पूरा होने के बाद निर्देशक कॉस्मेटोस ने अप्रत्याशित रूप से उनसे कहा, अगर आपने मेरी बात सुनी होती तो आप अच्छे हो सकते थे। स्टैलोन ने डर्टी हैरी को एक प्रभाव के रूप में स्वीकार किया। 11 और कोबरा ने फिल्म के 2 अभिनेताओं को फिर से साथ लिया, रेनी सैंटोनी और एंडी रॉबिन्सन। ब्रिगिट नील्सन, स्टैलोन की तत्कालीन पत्नी, जिनसे उनकी मुलाकात रॉकी 4 के फिल्मांकन के दौरान हुई थी, को इंग्रिड नुडसन के रूप में लिया गया था। 11 फिल्मांकन, मूल रूप से कोबरा को सिएटल में फिल्माया जाना था, जिसका समापन द्वीपों के बीच एक नौका पर मोटरसाइकिल का पीछा करने वाले दृश्य के साथ होता। हालांकि रात में दृश्य के अंतिम नाटकीय संस्करण को फिल्माने के लिए सब कुछ तैयार था, स्टैलोन ने उस समय मच्छरों की समस्या के कारण अंत को बदलने की मांग की, जिससे रात के समय फिल्मांकन करना बहुत मुश्किल हो जाता। सहायक कलाकारों और एक्स्ट्रा कलाकारों को सेट पर स्टेलोन से बात करने से मना किया गया था। 12 फिल्मांकन के दौरान एक समय पर स्टैलोन ने सिनेमेटोग्राफर रिक वेट से शिकायत की कि वे पीछे रह गए हैं और उन्हें अपने दल को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। वेट ने जवाब में स्टैलोन से कहा कि देरी ब्रिगिट नील्सन के साथ उनके खिलवाड़ और अपने अंगरक्षकों के सामने दिखावा करने के कारण हुई है। हालांकि स्टैलोन को झटका लगा कि कोई उनसे इस तरह से बात करेगा, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार को सुधारा और अधिक पेशेवर तरीके से व्यवहार किया। हालांकि कुछ सप्ताह बाद वे अपने पुराने अहंकारी व्यवहार पर लौट आए। वेट ने बाद में एक साक्षात्कार में कहा कि अपने विशाल अहंकार के बावजूद स्टैलोन में हास्य की एक बड़ी समझ थी। उन्होंने कहा कि जॉर्ज पी. कॉस्मेटोस एक महान निर्माता बन सकते थे, लेकिन वे एक भयानक निर्देशक थे। 12 स्टंट सीन के दौरान ड्राइवर केरी रॉसल और एक अन्य स्टंटमैन रॉसल द्वारा जानबूझकर वैन को दीवार से टकराने के बाद घायल हो गए। पिछले टेक के दौरान नील्सन वैन से लगभग टकरा ही गए थे। 13
अंतिम मुकाबले से पहले नाइट स्लेशर के एक आलाप के लिए ब्रायन थॉम्पसन ने दृश्य तैयार किया जिसमें स्क्रिप्ट सुपरवाइजर स्टेलोन की जगह पर खड़े थे जो टीवी पर बास्केटबॉल खेल देखने में व्यस्त थे। कोब्रेटी द्वारा संचालित कस्टम 1950 मरकरी वास्तव में सिल्वेस्टर स्टेलोन के स्वामित्व में थी। स्टूडियो ने कुछ एक्शन दृश्यों में उपयोग के लिए कार के स्टंट डबल्स का निर्माण किया, जैसे कि पार्किंग गैरेज की दूसरी मंजिल से कूदना। प्रोडक्शन ने स्टंट के काम के लिए 3 कोब्रा कार बनाई। हालांकि वे बाहर से एक जैसे थे, लेकिन उनके चलने वाले हिस्से विशिष्ट दृश्यों के लिए डिजाइन किए गए थे, जिसमें अन्य वाहनों के साथ तेज गति से स्वाइप करना, 180 डिग्री मोड़ कूदना और 360 डिग्री स्पिन शामिल थे। 114 नाइट स्लेशर द्वारा इस्तेमाल किया गया चाकू फिल्म के लिए चाकू डिजाइनर हरमन श्नाइडर द्वारा बनाया गया था। 1 सिल्वेस्टर स्टेलोन ने श्नाइडर से ऐसा चाकू बनाने को कहा जिसे दर्शक कभी न भूल पाए। कोब्रेटी एक कस्टम कोल्ट गोल्ड कप नेशनल मैच 1911 का उपयोग करता है, जिसे चैम्बर 919 मिमी पैराबेलम में संशोधित किया गया है। बाद में फिल्म में वह एक जटिमैटिक सबमशीन गन का उपयोग करता है। संगीत मूल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा विभिन्न कलाकारों जारी किया 1986। शैली रॉक पॉप। लंबाई 37-56। लेबल स्कॉटी ब्रदर्स रिकॉर्ड्स। निर्माता रॉबिन गार्ब। एक ऑडियो कैसेट और विनाइल संस्करण 21 सितंबर 1986 को जारी किया गया था। इसके बाद एक सीडी जारी की गई जिसे 1992 में ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक के रूप में जारी किया गया था। 16 स्टेन बुश का गाना द टच, जिसे द ट्रांसफॉर्मर्स द मूवी 1986 में सुना गया था, मूल रूप से कोब्रा के लिए लिखा गया था। 17 ऐसा कहा जाता है कि फील द हीट को जीन ब्यूवोयर द्वारा इसके संगीत वीडियो के फिल्मांकन के दौरान सुना गया था जब वे उसी भवन परिसर में संपादन कर रहे थे, और इसे इसलिए जोड़ा गया क्योंकि स्टैलोन को यह गाना पसंद था। नहीं। शीर्षक संगीत लंबाई 1 वॉइस ऑफ अमेरिकाज सन्स थीम फ्रॉम कोब्रा जॉन कैफ्टी और द बीवर ब्राउन बैंड 4:36। 2 फील द हीट जीन ब्यूवोयर 4:01। 3 उधार समय पर प्यार कोब्रा से प्रेम थीम ग्लेडिस नाइट और बिल मेडली 3:59। 4 स्काईलाइन सिल्वेस्टर लेवे 3:24। 5 अपने दृष्टिकोण पर कायम रहें गैरी राइट 3:44। 6 सुंदर मियामी साउंड मशीन 3:03। 7 कोब्रा सिल्वेस्टर लेवे 3:09। 8 शहर का देवदूत रॉबर्ट टेपर 4:28। 9 पीछा करना सिल्वेस्टर लेवे 3:31। 10 2 में 1 बिल मेडली और कार्मेन ट्विली 4:01। कुल लंबाई 37-56। रिलीज संस्करण पहला रफ कट 2 घंटे से ज्यादा लंबा था। निकटतम अनुमानित मूल रनिंग टाइम 130 मिनट है। फिर इसे लगभग 2 घंटे के डायरेक्टर कट में छोटा कर दिया गया, जिसे थिएटर में रिलीज करने का इरादा था। हालांकि टॉप गन के जबरदस्त हिट होने के बाद स्टैलोन और वार्नर ब्रदर्स को चिंता थी कि कोब्रा, जिसका प्रीमियर अगले हफ्ते होना था, छाया में आ जाएगी, इसलिए हर दिन कम से कम एक अतिरिक्त स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के लिए फिल्म को काफी हद तक फिर से संपादित किया गया। स्टैलोन ने अपने किरदारों के अलावा अन्य किरदारों से जुड़े ज्यादातर कथानक और दृश्यों को हटा दिया। वार्नर ब्रदर्स ने यह भी मांग की कि ज्यादा ग्राफिक दृश्यों को काट दिया जाए या पूरी तरह से हटा दिया जाए क्योंकि वे बहुत तीव्र थे, और गति के लिए कुछ एक्शन दृश्यों को काटा जाए। 18 फिल्म का विस्तारित टेलीविजन संस्करण नाट्य रिलीज से लगभग 6 मिनट लंबा है। 19 जब पहली बार MPA को सबमिट किया गया तो फिल्म को X रेटिंग मिली, जिससे और भी ज्यादा कट की जरूरत पड़ी। स्वागत बॉक्स ऑफिस कोब्रा ने उस समय वार्नर ब्रदर्स की रिलीज के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग की। 21,131 स्क्रीन पर ओपनिंग की और मेमोरियल डे वीकेंड पर $15.7 मिलियन की कमाई के साथ US बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर शुरुआत की। 6 अंततः इसने $160 मिलियन की कमाई की। 4 जो इसके अनुमानित $25 मिलियन के बजट से 6 गुना अधिक थी। 2 द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार फिल्म को अभी भी निराशाजनक माना जाता था क्योंकि US में बॉक्स ऑफिस पर इसकी $48 मिलियन की कमाई रेम्बो की सफलता के बराबर नहीं थी। 21 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया रोटन टोमाटोज पर 22 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 18% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 3.40 है। वेबसाइट की आम सहमति में लिखा है
एक विमुख सिल्वेस्टर स्टेलोन इस मुख्य एक्शन थ्रिलर में बिना किसी काटछांट के नाममात्र कोबरा की भूमिका निभाता है, जो बेतहाशा नरसंहार और कुछ नहीं पर केंद्रित है। 22 मेटाक्रिटिक पर 9 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 25 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षा दर्शाता है। 23 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए से एफ के पैमाने पर बी ग्रेड दिया। 24 टीवी गाइड ने कहा कि स्टेलोन का चरित्र एक खोखला ढांचा है। हमें उसके चरित्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने के कुछ प्रयास पूरी तरह से हास्यास्पद हैं। 25 द न्यूयॉर्क टाइम्स की नीना डार्टन ने कहा कि फिल्म एक विकटित समाज की बेतहाशा हिंसा के खिलाफ होने का दिखावा करती है, लेकिन यह वास्तव में उस हिंसा का प्रतीक है। यह सबसे बुनियादी अमेरिकी मूल्यों के लिए इतनी अवमानना दिखाती है। 26 और विंसेंट कैनबी ने इसे इसमें दिखाई गई हिंसा, इसके विचारों और बड़ी संख्या में लोगों के लिए परेशान करने वाला बताया, जो निस्संदेह इसे देखने और इसके खतरनाक नायक की जय जयकार करने जाएंगे। 27 लॉस एंजल्स टाइम्स की शीला बेंसन ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा, कोबरा का दिखावटी खालीपन, इसकी मूर्खता, इसकी दोहरी नैतिकता इसे एक ऐसी फिल्म बनाती है जिस पर हंसा जाना चाहिए। 28 वैरायटी ने इसे एक चिकना, बेहद हिंसक और रोमांचक पुलिस थ्रिलर कहा और कोबरा की तुलना रॉकी और रेम्बो से की। 29 शिकागो ट्रिब्यून के जीन सिस्केल ने कोबरा की तुलना डर्टी हैरी से की, जब उन्होंने फिल्म को 2.5 स्टार दिए और इसे फिल्थी हैरी के रूप में संक्षेपित किया। उन्होंने लिखा, जहां क्लिंट ईस्टवुड रॉबिन्सन को बस घूरते थे, वहीं स्टैलोन अधिक हिंसक दृष्टिकोण अपनाते हैं। शायद अभिनेताओं के बीच यही अंतर है, ईस्टवुड मजाकिया हो सकते हैं, स्टैलोन अक्सर आदिम की सीमा पार कर जाते हैं। 30 सिस्केल और रोजर एबर्ट ने अपने टीवी शो पर फिल्म की समीक्षा नहीं की, लेकिन दोनों ने 1986 के अंत में नए वीडियो रिलीज पर एक खंड के दौरान इसे नकारात्मक रूप से ध्यान दिया, जिसमें सिस्केल ने उल्लेख किया कि फिल्म का एक शानदार ओपनिंग सीक्वेंस, सुपरमार्केट बंधक दृश्य था और यह गति को बनाए नहीं रख सका। एबर्ट ने अफसोस जताया कि स्टैलोन अपनी प्रतिभा और विशाल क्षमता को बर्बाद कर रहे थे। 1996 की मूवी गाइड सीन दैट नाउ व्हाट में फिल्म को सी की रेटिंग दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि यह फिल्म एक शानदार सतर्क थ्रिलर है जो केवल कट्टर एक्शन के दीवानों के लिए है। 31 तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 6 जून 1986 को कैंप डेविड में यह फिल्म देखी। 32 प्रशंसा कोबरा को 6 रेजी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सबसे खराब फिल्म, सबसे खराब अभिनेता सिल्वेस्टर स्टेलोन, सबसे खराब अभिनेत्री ब्रिगिट नील्सन, सबसे खराब सहायक अभिनेता और सबसे खराब नया सितारा दोनों ब्रायन थॉम्पसन के लिए, और सबसे खराब पटकथा शामिल है। 33 निर्देशक निकोलस विंडिंग रेफन कोबरा के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। रेफन की कल्ट फिल्म ड्राइव में मुख्य किरदार के मुंह में कुछ दृश्यों में टूथपिक है। यह रेफन की शुरुआती दृश्य के लिए श्रद्धांजलि है, जहां स्टेलोन के मुंह में माचिस है। फिल्म के मुख्य स्टार रयान गोसलिंग ने भी साक्षात्कार में कहा कि वह स्टेलोन और कोबरा के प्रशंसक हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने किरदार की टूथपिक की आदत कोबरा से उधार ली। 34 अन्य मीडिया वीडियो गेम मुख्य लेख कोबरा वीडियो गेम 1986 में इस फिल्म को जेडेक्स स्पेक्ट्रम, कमोडोर 64 और एमस्ट्रैड सीपीसी के लिए ओशन सॉफ्टवेयर द्वारा एक वीडियो गेम में बनाया गया था। 35 निरस्त सीक्वल और टीवी श्रृंखला 1987 में कैनन फिल्म्स ने वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर एक सीक्वल कोबरा पार्ट 2 बनाने का प्रयास किया, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। 36 2019 में रॉबर्ट रोड्रिग्ज के निर्देशक निर्माता के रूप में काम करने के साथ एक टेलीविजन सीरीज का विकास किया जा रहा था। 37 2023 तक यह ज्ञात नहीं है कि यह परियोजना अभी भी विकास में है या नहीं। ब्रिगिट नील्सन डेनिश उच्चारण PIKITNELSN जन्म गिट्टे नील्सन 15 जुलाई 1963 एक डेनिश अभिनेत्री, मॉडल और गायिका हैं। उन्होंने ग्रेग गोरमन और हेलमुट न्यूटन के लिए मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया। बाद में उन्होंने 1985 की फिल्मों रेड सोंजा और रॉकी 4 में अभिनय किया। बाद में क्रीड 2 2018 में रॉकी श्रृंखला में वापसी की। नील्सन ने सिल्वेस्टर स्टेलोन से शादी की, जिसके साथ उन्होंने 1986 की फिल्म कोबरा में अभिनय किया।
उन्होंने बेवर्ली हिल्स कॉप 2 1987 में खलनायिका की भूमिका निभाई और 1990 के दशक की इतालवी फिल्म श्रृंखला फैंटागिरो में ब्लैक विच की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन। ब्रिगिट नील्सन का जन्म डेनमार्क के रोडोवरे में गिट्टे नील्सन के रूप में हुआ था। वह हैने, एक लाइब्रेरियन, और स्वेन नील्सन, एक इंजीनियर की बेटी हैं। एक और फिल्म निर्देशक निकोलस विंडिंग रेफन की पूर्व भाभी हैं। कैरियर। मॉडलिंग। 1980 के दशक की शुरुआत में 1.85 मीटर 6 फीट 1 इंच की ऊंचाई वाली नील्सन ने कुछ मॉडलिंग का काम किया था और ग्रेग गोरमन 2 और हेलमुट न्यूटन ने उनकी तस्वीरें खींची थीं। 3 नील्सन ने प्लेबॉय मैगजीन के लिए कई बार पोज दिया और दिसंबर 1987 में कवर पर जगह बनाई। 4-5 1980 के दशक के उत्तरार्ध में मार्वल कॉमिक्स ने कॉमिक बुक के पात्र शी-हल्क के रूप में तैयार होकर तस्वीरों के लिए पोज देने के लिए नील्सन से संपर्क किया। 6 1980 के दशक में मनोरंजन मीडिया में नील्सन के कारनामों को अच्छी तरह से कवर किया गया था और विश्व प्रेस ने उन्हें उनके लंबे कद के कारण अमेजन 7, 8, 9 के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया था। अभिनय। 1985 में नील्सन ने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ फंतासी फिल्म रेड सोंजा में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने सिल्वेस्टर स्टेलोन से शादी की। इस जोड़े ने 1987 में तलाक लेने से पहले 2 फिल्मों रॉकी 4 और कोब्रा में एक साथ काम किया। 1987 में नील्सन ने एडी मर्फी के साथ बेवर्ली हिल्स कॉप 2 1987 फिल्म में कार्ला फ्राई की भूमिका निभाई। 1991 में उन्हें शी-हल्क पर आधारित एक नियोजित लेकिन कभी निर्मित नहीं हुई फिल्म में जेनिफर वाल्टर्स शी-हल्क के रूप में लिया गया था। फिल्म रद्द होने से पहले उन्होंने जेनिफर वाल्टर्स और उनके अल्टर ईगो शी-हल्क दोनों के रूप में कपड़े पहने हुए फोटो खिंचवाए। इसके बाद उन्होंने 976 ईविल 2 द डबल शू नेकेड 1992, चेनड हीट 2 1993, गैलेक्सिस 1995 और स्नोबोर्ड अकादमी 1997 में अभिनय किया। उन्होंने इतालवी टीवी फंतासी फिल्म फैंटागिरो 2, 10 और इसके सीक्वल 1992 से 1996 में खलनायिका की भूमिका निभाई। इन फिल्मों में से पहली में उनके चरित्र को मार दिया जाना था, लेकिन फिर लोकप्रिय मांग के कारण इसे वापस लाया गया। 11 2011 में नील्सन ने डेनिश एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म रोनाल्ड द बारबेरियन के लिए आवाज दी। 12 2012 में उन्होंने हॉरर फिल्म एल्डोरेडो में अभिनय किया। 2013 में उन्होंने रे स्टीवेंसन के साथ लघु कला फिल्म दकी में अभिनय किया। 2014 में उन्होंने साइंस फिक्शन फिल्म एक्सोडस 13, टीवी सीरीज रेजिंग होप और एक्शन फिल्म मर्चेंडीज में अभिनय किया। 2018 में उन्होंने क्रीड 2 में रॉकी 4 से लुडमिला ड्रैगो की अपनी भूमिका को दोहराया। संगीत और लेखन। नील्सन ने 1987 में संगीत करियर की शुरुआत की। उन्होंने उस वर्ष अपना पहला एल्बम एवरीबॉडी टेल से स्टोरी रिलीज किया और ऑस्ट्रियाई पॉप स्टार फाल्को के साथ एक युगल गीत रिकॉर्ड किया, जॉर्जियो मोरोडर द्वारा लिखित बॉडी नेक्स्ट टू बॉडी था, जो जर्मनी में नंबर 22 और ऑस्ट्रिया में नंबर 6 पर पहुंच गया। 14 उन्होंने 1991 में एक अनुवर्ती एल्बम आई एम द वन नोबडी एल्स जारी किया। नील्सन ने छद्म नाम गिट्टा के तहत कुछ गाने जारी किए क्योंकि निर्माता यह देखना चाहते थे कि कवर पर अपने नाम के बिना वह एक गायिका के रूप में सफल हो सकती है या नहीं। पहला गाना नो मोर टर्निंग बैक ब्रिटिश सिंगल चार्ट पर नंबर 54 पर पहुंच गया। 15 डच सिंगल चार्ट पर नंबर 63, 16 और यहां तक कि स्पेन में शीर्ष 10 तक पहुंच गया। 17 गिट्टा के रूप में रिकॉर्ड किए गए अन्य ट्रैक 2001 के टिकटॉक और 2002 के यू आर नो लेडी थे, जो रू पॉल के साथ सहयोग था। नील्सन 1989 में माइकल जैक्सन के लाइबेरियन गर्ल म्यूजिक वीडियो में और 2000 में मेटल बैंड कोर्न के म्यूजिक वीडियो मेक मी बैड में नजर आईं। 2008 में जर्मन रिकॉर्ड लेबल एडेल म्यूजिक ने उनके 1991 के एल्बम आई एम द वन नोबडी एल्स और 1987 के एवरी बॉडी टेल से स्टोरी को ब्रिगिट नील्सन के नाम से फिर से रिलीज किया। 18 2012 में उन्होंने एल्बम स्कूल ऑफ यूफोरिया के लिए स्प्लीन यूनाइटेड के साथ मिस्री गाने पर गिटे नील्सन के रूप में प्रदर्शन किया। नील्सन 2012 वियना ओपेरा बॉल में प्रदर्शन करते हुए 2009 में उन्होंने स्कैंडिनेविया में अपनी पहली आत्मकथा प्रकाशित की जिसका शीर्षक था गिटे नील्सन डू हर कुन एट लिव सादान फंट जेग टिलबेज टिल मिग सेल्व आपके पास केवल एक ही जीवन है, इस तरह मैंने खुद को फिर से पाया। 19
यह पुस्तक डेनमार्क की बेस्टसेलर सूची 20 के शीर्ष 5 में पहुंच गई और 2011 में यू ओनली गेट वन लाइफ शीर्षक के तहत यूनाइटेड किंगडम में जारी की गई। नाल्डो सैंटोनी 21 अप्रैल 1938, 1 अगस्त 2020 एक अमेरिकी फिल्म, टेलीविज़न और आवाज अभिनेता थे। उन्हें टेलीविज़न सिटकॉम सीनफील्ड में पॉपी, कोब्रा में टोनी गोंजालेस और डर्टी हैरी में चिको गोंजालेज की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था। प्रारंभिक जीवन। सैंटोनी का जन्म 21 अप्रैल 1938 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। 1. उनका परिवार कोर्सिकन और स्पेनिश वंश का था। 2. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऑफ ब्रॉडवे थिएटर से की, जिसमें उन्होंने रेजिन हेल इन द सन नामक नाटक लिखा, जिसका प्रीमियर 1962 में हुआ। 1. रेनी रेनाल्डो का संक्षिप्त रूप है। 3. कैरियर। सैंटोनी की पहली महत्वपूर्ण फिल्म भूमिका 1964 की फिल्म द पॉनब्रोकर, रॉड स्टीगर अभिनीत, में एक बिना श्रेय के थी। 4. जिसमें उन्होंने एक नशेड़ी की भूमिका निभाई थी जो शीर्षक चरित्र को एक रेडियो बेचने की कोशिश कर रहा था, बिना किसी प्रभाव के यहूदी विरोधी गालियों का उपयोग करते हुए। 5. 6. उनकी पहली प्रमुख भूमिका एंटर लाफिंग में एक युवा अभिनेता के रूप में थी। 7. कार्ल रेनर द्वारा स्काउट किए जाने के बाद उन्हें डिलीवरी बॉय डेविड कोलोविच की भूमिका में लिया गया था। फिल्म बाद वाले के बारे में एक अर्धात्मकथात्मक कहानी थी। 8. सैंटोनी ने 1971 की फिल्म डर्टी हैरी में इंस्पेक्टर चिको गोंजालेज की भूमिका निभाई। उनका चरित्र, जो एक नवागंतुक जासूस और समाजशास्त्र में कॉलेज स्नातक है, को शुरू में शीर्षक चरित्र द्वारा कॉलेज का लड़का कहकर खारिज कर दिया गया था। 8. सैंटोनी ने फिर से रीनर के साथ मिलकर फिल्म नोयर डेड मेन डोंट वियर प्लेड 1982 के लिए हास्य श्रद्धांजलि दी। 8. इस दशक के दौरान उनकी अन्य फिल्म भूमिकाओं में बैड बॉयज 1983 में जेल के कैदी रेमन हेरेरा, साथ ही सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ एक्शन फिल्म कोब्रा 1986 में जासूस टोनी गोंजालेस की भूमिका शामिल थी। उन्होंने अल्पकालिक श्रृंखला सांचेज ऑफ बेल एयर और मैनिमल में अभिनय किया, एक जिसमें उन्होंने निक रिवेरा की भूमिका निभाई। 7. ट्रेसी न्यूमैन ने उन्हें उनके द्वारा निभाए गए पात्रों से पूरी तरह से अलग व्यक्तित्व वाले के रूप में वर्णित किया था, जो अक्सर पुलिस, अपराध सरदार या न्यायाधीश होते थे। उन्होंने दोस्तों के बीच उनकी प्रतिष्ठा को कमरे में सबसे मजाकिया आदमी के रूप में नोट किया। 8. सैंटोनी ने बार्नबी जोन्स, लू ग्रांट, हवाई 5 हार्ड कैसल और मैककॉर्मिक, हिल स्ट्रीट ब्लूज, द ऑड कपल और मिडनाइट कॉलर जैसे टेलीविजन शो में अतिथि भूमिकाएं निभाईं। 1973 में सैंटोनी ने ओवेन मार्शल, काउंसलर 8 लॉ में एक जूनियर पार्टनर की भूमिका निभाई। 4. 7. उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिका बाद में पोपी के रूप में थी, जो सीनफील्ड में आडंबरपूर्ण, गर्भपात विरोधी, विक्षिप्त और बहुत ही अस्वच्छ रेस्तरां मालिक थी। 1. व्यक्तिगत जीवन। सैंटोनी की शादी लिसा जेम्स से हुई थी। उसके बाद उनका अभिनेत्री और निर्देशक बेट्टी थॉमस के साथ लंबे समय तक रिश्ता रहा और उनका एक बेटा निक था। 1. मृत्यु। सैंटोनी का 1 अगस्त 2020 को लॉस एंजल्स के एक धर्मशाला में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपने अंतिम वर्षों में उन्हें कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं थीं। रिक वेट 10 जुलाई 1933, 18 फरवरी 2012 एक अमेरिकी छायाकार थे, जिनकी कई फिल्मों और टेलीविजन क्रेडिट में रेड डॉन, फुटलूज, 48 ओवर्स और द लॉन्ग राइडर्स शामिल है। 1. वेट को अपने करियर के दौरान 4 एमी नामांकन मिले। 1. उन्होंने 1976 की टेलीविजन मिनी सीरीज कैप्टन एंड द किंग्स में अपने काम के लिए अपना एकमात्र एमी जीता। 1, 2, 3. जीवनी। प्रारंभिक जीवन और कैरियर। वेट का जन्म विस्कॉन्सिन के शेबॉयगन में हुआ था। 1. हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद वे संयुक्त राज्य वायुसेना में भर्ती हुए और वायुसेना की फोटो इंटेलिजेंस इकाई के सदस्य थे। 3. वे न्यूयॉर्क शहर चले गए, जहां उन्होंने एक पेशेवर फोटोग्राफर के रूप में एक स्टूडियो का स्वामित्व किया। 1. वेट विज्ञापन और फैशन फोटोग्राफी में माहिर थे। उनके ग्राहकों में जगुआर कार, ग्लैमर, वोग, एएन्स, ड्यूपॉन्ट और जीक्यू शामिल थे। 1, 3. टेलीविजन। वेट 1970 में लॉस एंजल्स चले गए। 1. छायाकार के रूप में उनका शुरुआती काम टेलीविजन में था, जिसमें 1970 के दशक की टेलीविजन श्रृंखला इमरजेंसी, सिटी ऑफ एंजेल्स और पुलिस स्टोरी शामिल है। 3. उन्होंने 1977 में टेल गनर जो सहित कई टेलीविजन फिल्मों की शूटिंग भी की, जिसमें उन्होंने एमी नामांकन अर्जित किया। द लाइफ एंड असैसिनेशन ऑफ द किंगफिश
1977 में रिलीज हुई, जिसके लिए उन्हें एक और एमी नामांकन मिला, डेड ऑफ नाइट और एमेच्योर नाइट एट द डिक्सी बार एंड ग्रिल, जो 1979 में प्रसारित हुई। 3. वेट ने अपना चौथा और अंतिम एमी नामांकन 1996 में टेलीविजन फिल्म एंडरसनविले के लिए अर्जित किया। 3. फिल्म सिनेमेटोग्राफर के रूप में वेट की पहली फीचर फिल्म द लॉन्ग राइडर्स थी, जो वाल्टर हिल द्वारा निर्देशित 1980 की एक वेस्टर्न फिल्म थी। 3. फोटोग्राफी के निदेशक के रूप में उनकी कई फिल्म क्रेडिट में हर्बर्ट रॉस द्वारा फुटलूज, जॉन मिलियस द्वारा रेड डॉन, ब्रूस्टर के मिलियंस, हिल द्वारा 1985 की एक फिल्म, निर्देशक कार्ल रेनर द्वारा समर रेंटल, निकोलस मेयर द्वारा वॉलंटियर्स, जॉर्ज पी. कॉस्मेटोस द्वारा कोबरा और क्रिस कोलंबस द्वारा एडवेंचर्स इन बेबीसिटिंग शामिल हैं। 3. बाद का जीवन वेट 2002 में डेनवर महानगरीय क्षेत्र में चले गए। 3. उन्होंने बोल्डर में कोलोराडो विश्वविद्यालय में फिल्म अध्ययन विभाग में प्रकाश और छायांकन पढ़ाया। 1. 3. वेट ने बेस्ट रिब्स इन टाउन और असैसिन्स कोड की भी शूटिंग की। 3. उन्होंने फिल्म लिगेसी के लिए सिनेमेटोग्राफर के रूप में हस्ताक्षर किए थे। 3. वेट का 18 फरवरी 2012 को लॉस एंजिल्स में उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कैनन ग्रुप, इंक कैनन फिल्म सहित कंपनियों का एक अमेरिकी समूह था जिसने 1967 से 1994 तक फिल्में बनाई। 2. इस व्यापक समूह के पास दूसरों के अलावा एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा श्रृंखला और एक वीडियो फिल्म कंपनी भी थी, जिसने वीडियो बाजार में भारी निवेश किया, कई क्लासिक फिल्म लाइब्रेरी के अंतर्राष्ट्रीय वीडियो अधिकार खरीदे। उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में जो 1970, रनअवे ट्रेन 1985 और स्ट्रीट स्मार्ट 1987 शामिल हैं, जिनमें से सभी ऑस्कर के लिए नामांकित थीं। 1967 से 1979 फ्रीडलैंड डेवी युग कैनन फिल्म्स की स्थापना 23 अक्टूबर 1967 को हुई थी। इसे डेनिस फ्रीडलैंड और क्रिस डेवी ने तब बनाया था जब वे 20 के दशक में थे। उन्हें जोसेफ डब्ल्यू. सरनो द्वारा निर्देशित स्वीडिश सॉफ्ट पोर्न फिल्मों के अंग्रेजी भाषा संस्करणों का निर्माण करने में तुरंत सफलता मिली। इंगा 1968 उर्फ जगेन ओस्कुल्ड और टू इंग्रिड, माई लव, लिसा 1968 उर्फ क्विनोलेक। 1970 तक उन्होंने कई प्रमुख वितरकों की तुलना में बड़े पैमाने पर फिल्मों का निर्माण किया था, जैसे कि पीटर बॉयल अभिनीत जो 3. उन्होंने अपने बजट को प्रति चित्र $3 लाख तक सीमित करके इसे प्रबंधित किया, या कुछ मामलों में इससे भी कम, जो कि सफलता ने कंपनी की ओर अधिक ध्यान आकर्षित किया। 3. 1970 के दशक के दौरान असफल फिल्मों की एक श्रृंखला ने कैनन की पूंजी को गंभीर रूप से खत्म कर दिया। इसने फिल्म निर्माण कर कानूनों में बदलाव के साथ कैनन के शेयर की कीमत में गिरावट ला दी। 1979 से 1987 गोलानग्लोबस युग 1979 तक कैनन गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में फंस गया था और फ्रीडलैंड और डेवी ने कैनन को इजरायली चचेरे भाई मेनाहेम गोलान, जिन्होंने द एप्पल का निर्देशन किया था, और योरम ग्लोबस को $5 लाख में बेच दिया। 4. दोनों चचेरे भाइयों ने निचले स्तर की स्क्रिप्ट खरीदने और उन्हें उत्पादन में लगाने का एक व्यवसाय मॉडल बनाया। उन्होंने विभिन्न शैलियों में ऐसी फिल्मों का निर्माण किया, हालांकि उनकी सबसे बड़ी सफलता एक्शन फिल्मों के साथ थी। उन्होंने 1980 के दशक में भी फिल्मों के लिए एक लालची बाजार में प्रवेश किया। 5. 1974 की फिल्म डेथ विश के अधिकार खरीदने के बाद कैनन ने 1980 के दशक में इसके 3 सीक्वेल का निर्माण किया, सभी में चार्ल्स ब्रॉन्सन ने अभिनय किया। नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद ये फिल्में आर्थिक रूप से सफल रहीं। कैनन की अन्य प्रमुख हिट फिल्में चक नॉरिस अभिनीत एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला थी, जिसमें मिसिंग इन एक्शन 1984, 6, इन्वेजन यूएसए 1985 और द डेल्टा फोर्स 1986 शामिल हैं। मिसिंग इन एक्शन की रैम्बो फ्रैंचाइज पर एक पूर्वव्यापी नकदी इन के रूप में भारी आलोचना की गई थी। 7. 8. जेम्स कैमरून की रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 की कहानी 1983 में हॉलीवुड में घूम रही थी, जिसकी गोलान और ग्लोबस ने समीक्षा की और उससे प्रेरित हुए। 7. 8. MIA के लेखकों ने यहां तक कि कैमरून को यह कहते हुए श्रेय दिया कि उनकी फिल्म उनकी पटकथा उपचार से प्रेरित थी। 9. कैनन ग्रुप ने द निंजा ट्रिलॉजी के साथ दुनिया भर में निंजा उन्माद को जगाया। यह एक फिल्म श्रृंखला थी जिसमें एंटर द निंजा 1981, रिवेंज ऑफ द निंजा 1983 और निंजा 3 द डोमिनेशन 1984 शामिल थे। सभी में शो कोसुगी ने अभिनय किया था।
साथ ही अमेरिकन निंजा 1985 और इसका सीक्वल अमेरिकन निंजा 2 द कॉन्फ्रंटेशन 1987 भी शामिल था। उनके द्वारा निर्मित अन्य एक्शन एडवेंचर फिल्मों में 3D ट्रेजर ऑफ द फोर क्राउन्स, किंग सोलोमन माइन्स और विजिलेंट थ्रिलर सीक्वल एक्स टर्मिनेटर 2 शामिल हैं। कैनन ग्रुप की सबसे बड़ी वित्तीय सफलता 1986 की एक्शन फिल्म कोबरा थी, जिसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह कोई कम बजट की फिल्म नहीं थी, इसने $25 मिलियन के बजट पर $160 मिलियन की कमाई की थी। कैनन ने संगीतमय और हास्य फिल्में निर्मित की, जैसे ब्रेक इन 2, इलेक्ट्रिक बूगालू, द लास्ट अमेरिकन वर्जिन और द एप्पल की अमेरिकी रिलीज। कामुक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्में, जैसे लेडी चैटरलीज लवर्स 1981, बोलेरो और माताहरी 1985, विज्ञान कथा और फंतासी फिल्में, जैसे हरक्यूलिस, लाइफ फोर्स और द बारबेरियन, और गंभीर फिल्में, जैसे जॉन कैसवेट्स की लव स्ट्रीम्स, फ्रेंको जेफिरेली की ओटेलो, वर्डी ओपेरा का फिल्मी संस्करण, नॉर्मन मेलर की टफ गाइज डोंट डांस और आंद्रेई कोंचलोव्स्की की रनवे ट्रेन और शाई पीपल। इन वर्षों के दौरान कैनन ने प्रत्येक वर्ष कान फिल्म महोत्सव में प्रमुखता से विज्ञापन दिया। ग्लोबस के मजबूत बिक्री कौशल के आधार पर अगले वर्षों की फिल्मों की पर्याप्त प्री सेल्स की गई। इन बिक्री से किए गए डिपॉजिट ने प्रोडक्शन लाइनअप में पहली फिल्म के निर्माण को वित्तपोषित किया, जो कि जब पूरी हो गई और दुनिया भर के थिएटर मालिकों को दी गई, तो लाइनअप में अगली फिल्म बनाने के लिए पर्याप्त धन उत्पन्न हुआ। नीदरलैंड में स्लावेनबर्ग बैंक NL, जिसने 1979 में कैनन की स्टार्टअप कैपिटल प्रदान की थी, और उनके प्रमुख ऋण अधिकारी फ्रांस अफमैन ने प्रीसेल्स राशि एकत्र होने तक ब्रिज फाइनेंसिंग प्रदान की। 1983 में स्लावेनबर्ग की खरीद के बाद यह भूमिका क्रेडिट लियोनिस को विरासत में मिली। 1982 में द कैनन ग्रुप इंक ने MGM UA एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ एक संबंध में प्रवेश किया, जिसमें बाद वाली कंपनी ने उत्तरी अमेरिकी नाटकीय और वीडियो रिलीज के लिए कैनन के वितरक के रूप में काम किया। यह आखिरी बार नहीं होगा जब कैनन ने MGM के साथ काम किया। 1984 में कैनन ने यूरोप में और विस्तार किया, फ्रांसीसी वितरण के लिए UGC के साथ हस्ताक्षर किए और केनेथ रिव की गाला फिल्म्स का अधिग्रहण किया, जिसे कैनन समूह की UK वितरण शाखा में अवशोषित कर लिया गया। 25 जून 1985 को कैनन ने सालकिंस से कॉमिक बुक के चरित्र सुपरमैन पर आधारित भविष्य की फिल्मों का निर्माण करने के अधिकार खरीदे। 1986 तक एक वर्ष में 43 फिल्मों के साथ उत्पादन चरम पर पहुंच गया। गोलान बोर्ड के अध्यक्ष बने रहे, जबकि ग्लोबस ने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1986 में कैनन ने स्टेज नाटकों जोरबा और अमेरिकन बफेलो के फिल्म रूपांतरण का निर्माण करने का प्रयास किया, लेकिन ये फिल्में कभी साकार नहीं हुईं। 17 एक अन्य फिल्म परियोजना जो अंततः कभी साकार नहीं हुई, वह बारबी पर आधारित एक लाइव एक्शन फिल्म थी, जिसमें गुड़िया के बारे में योजनाबद्ध कथानक था जो अपने मालिक को दिखाता है कि उसके सपने सच हो सकते हैं। संपत्ति पर आधारित एक लाइव एक्शन फिल्म 2023 से पहले सामने नहीं आएगी। 18 रुचि के अनेक क्षेत्रों में कैनन संपत्तियों के टेलीविजन रूपांतरण की योजनाएं शामिल थीं। फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने 1987 में गोलान ग्लोबस के बारे में कहा, आज दुनिया में कोई भी अन्य उत्पादन संगठन नहीं, निश्चित रूप से 7 हॉलीवुड प्रमुखों में से कोई भी नहीं, कैनन की तुलना में गंभीर सीमांत फिल्मों के साथ अधिक जोखिम नहीं उठाया है। 21 उस वर्ष कैनन को अपनी सबसे बड़ी कलात्मक सफलता मिली। इसके 1986 के डच प्रोडक्शन द असॉल्ट ने 1987 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। इस बीच इसी नाम के ओपेरा पर आधारित ओटेलो को भी उस वर्ष गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। गोलान और कैनन फिल्म्स बड़ी-बड़ी घोषणाएं करने और ऐसी फिल्मों का अत्यधिक प्रचार करने के लिए मशहूर थे जो उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती थीं या फिर अस्तित्व में भी नहीं थीं। उदाहरण के लिए, लाइफ फोर्स 1985 को 80 के दशक की सिनेमाई विज्ञानफाई घटना माना जाना था और मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स 1987 को 80 के दशक का स्टार वार्स कहा गया। फिल्म निर्माण से अलग हटकर कैनन ने फिल्म वितरकों और मूवी थिएटरों को खरीदना शुरू कर दिया था। ये खरीद यूरोपीय कंपनियों थॉर्न EMI स्क्रीन एंटरटेनमेंट, नीदरलैंड में 49 स्क्रीन वाली थिएटर चेन टुस्चिंस्की थिएटर और 53 स्क्रीन वाली कैनन सिनेमा इटालिया से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका की छठी सबसे बड़ी चेन 425 स्क्रीन वाली मामूली मुनाफे वाली कॉमनवेल्थ थिएटर तक फैली हुई थी। इसके अतिरिक्त
कैनन के पास स्पाइडरमैन के फिल्म अधिकार थे और उन्होंने 1980 के दशक के मध्य में स्पाइडरमैन फिल्म बनाने की योजना बनाई थी। 22 गोलान और ग्लोबस ने मार्वल कॉमिक्स को 5 साल की विकल्प अवधि में $2,25,000 का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, साथ ही फिल्म के राजस्व का 1% भी। 22 यदि अप्रैल 1990 तक फिल्म नहीं बनाई गई तो अधिकार मार्वल को वापस कर दिए जाएंगे। 23 मार्वल और सोनी ने अंततः 2002 में सैम राइमी द्वारा निर्देशित एक फिल्म पूरी की, जब फिल्म अधिकारों को लेकर मार्वल, सोनी और कई अन्य पक्षों के बीच मुकदमेबाजी की लंबी अवधि के बाद अधिकारों को फिर से सुरक्षित कर लिया गया था। 24, 25, 26 कैनन की फिल्में यूनाइटेड किंगडम में अपने मूल संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में बहुत अधिक लोकप्रिय साबित हुईं। यही वजह है कि कैनन ने 1980 के दशक के दौरान कई ब्रिटिश सिनेमा श्रृंखलाओं का अधिग्रहण किया और 1980 के दशक के मध्य में कोलंबिया हाउस यूरोप लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में मेलऑर्डर वीडियो वितरण सेवा वीडियोलॉग की स्थापना की। 1990 के दशक के अंत तक यूनाइटेड किंगडम में कैनन सिनेमा एक परिचित दृश्य था, जब एमजीएम कैनन सिनेमाघरों को वर्जिन को बेच दिया गया, जिन्होंने मल्टी स्क्रीन साइटों को बरकरार रखा और पारंपरिक साइटों को एक नए एबीसी सिनेमा को बेच दिया। कैनन ने अप्रैल 1986 में व्यवसायी एलन बॉन्ड से थॉर्न ईएमआई फिल्म संपत्ति £175 मिलियन में खरीदी। 27 कैनन स्क्रीन एंटरटेनमेंट और कट्टर प्रतिद्वंद्वी द रैंक ऑर्गेनाइजेशन 1987 से 1991 पेरेटी युग 1988 तक फिल्म बाजार में ठंडक और बॉक्स ऑफिस पर निराशा की एक श्रृंखला, जिसमें सुपरमैन 4 द क्वेस्ट फॉर पीस 1987 का मल्टी-मिलियन डॉलर का उत्पादन शामिल था, जिसका मूल $36 मिलियन का बजट घटाकर $17 मिलियन कर दिया गया था, ने एक बार फिर कैनन को वित्तीय संकट में डाल दिया था। कंपनी ने वार्नर ब्रदर्स के साथ अपनी संपत्ति का एक हिस्सा संभालने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, हालांकि वित्तीय नुकसान चौंका देने वाला था। थॉर्न ईएमआई परिसंपत्तियों की खरीद के बाद कैनन फिल्म्स गंभीर रूप से तनाव में आ गई और दिवालियापन का सामना करना पड़ा। मई 1987 में कैनन ने अपनी 2000 शीर्षक वाली थॉर्न ईएमआई लाइब्रेरी को $85 मिलियन में वीनट्रॉब एंटरटेनमेंट ग्रुप को बेच दिया। 29-30 इसके तुरंत बाद कैनन की चल रही वित्तीय समस्याओं के कारण कैनन एचबीओ के साथ एचबीओ कैनन वीडियो के संयुक्त उद्यम से बाहर हो गया। 31-32 अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने कैनन की वित्तीय रिपोर्टों की जांच शुरू की, जिसमें संदेह था कि कैनन ने धोखाधड़ी करके उन्हें गलत बताया था। विफलता के कगार पर कैनन फिल्म्स को पाथे कम्युनिकेशंस द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, जो इतालवी फाइनेंसर जियान कार्लो पेरेटी द्वारा नियंत्रित एक होल्डिंग कंपनी थी। फ्रांसीसी बैंक क्रेडिट लियोनिस द्वारा वित्तपोषित, जो पहले से ही कैनन के साथ वर्षों से जुड़ा हुआ था। कैनन के पाथे कम्युनिकेशंस के अधिग्रहण ने तुरंत कैनन के कर्ज का भुगतान करने के लिए $250 मिलियन का कॉर्पोरेट पुनर्गठन और पुनर्वित्त शुरू किया। 1989 तक गोलान ने पेरेटी और ग्लोबस दोनों के साथ मतभेदों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कैनन को छोड़कर 21वीं सदी की फिल्म कॉर्पोरेशन शुरू कर दी, जबकि ग्लोबस पाथे के साथ ही रहा। कास्ट ब्रैड पिट, अकिलिस, ग्रीस के महानतम योद्धा और मायरमिडोंस के नेता, ब्रिसिस के प्रेमी, एरिक बाना, हेक्टर, ट्रॉय के युवराज, ट्रोजन सेनाओं के कमांडर और पेरिस के बड़े भाई, ऑरलैंडो ब्लूम, पेरिस, ट्रॉय के राजकुमार और हेक्टर के छोटे भाई, डायने क्रूगर, हेलेन, स्पार्टा की पूर्व रानी जो ट्रॉय की राजकुमारी बन गई, ब्रायन कॉक्स, अगामेम्नॉन, यूनाइटेड ग्रीक सिटी स्टेट्स के राजा, सीन बीन, ओडिसियस, इथाका के राजा, ब्रेंडन ग्लीसन, मेनेलॉस, स्पार्टा के राजा और अगामेमन के छोटे भाई, रोज बर्न, ब्रिसिस, ट्रॉय की राजकुमारी, अपोलो और हेक्टर के ट्रोजन मंदिर की पुजारिन और पेरिस की चचेरी बहन, पीटर ओटूल, प्रियम, ट्रॉय के राजा और हेक्टर तथा पेरिस के पिता, गैरेट हेडलैंड, पेट्रोक्लस, अकिलिस के चचेरे भाई के रूप में, सेफ्रॉन बरोज, एंड्रोमैचे के रूप में, हेक्टर की पत्नी और ट्रॉय की क्राउन राजकुमारी, जूली क्रिस्टी, थेटिस, अकिलिस की मां, जॉन श्रापनेल, नेस्टर, अगामेमन के सलाहकार, निगेल टेरी, आर्किप्टोलेमस, ट्रोजन महायाजक, जेम्स कॉस्मोग्लॉकस के रूप में, ट्रोजन सेनाओं का दूसरा कमांडर, जूलियन ग्लोवर, ट्रियोपास, थेस्ली के राजा के रूप में, विंसेंट रेगन, यूडोरस, मिर्मिडोंस के अकिलिस का दाहिना हाथ, ट्रेवर ईव वेलियोर के रूप में, टायलर माने अजाक्स के रूप में, बोग्रियस, ट्रायोपास चैंपियन के रूप में नाथन जोन्स। उत्पादन
ट्रॉय शहर का निर्माण अप्रैल से जून 2003 तक माल्टा के भूमध्यसागरीय द्वीप फोर्ट रिकासोली में किया गया था। 10 अन्य महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग माल्टा के उत्तर में एक छोटे से शहर मेलिएहा और कोमिनो के छोटे से द्वीप पर की गई थी। ट्रॉय की बाहरी दीवारों का निर्माण और फिल्मांकन मैक्सिको के काबो सैन लुकास में किया गया था। 11 तूफान मार्टी के फिल्मांकन क्षेत्रों को प्रभावित करने के बाद फिल्म निर्माण कुछ समय के लिए बाधित रहा। 12 पिट को फिल्मांकन के दौरान अपने अकिलीज टेंडन में चोट भी लगी, जिसके कारण उत्पादन में कई हफ्तों की देरी हुई। 13 ब्रिसिस की भूमिका पहले बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि वह इसमें शामिल प्रेम दृश्यों को करने में सहज नहीं थी। अंततः यह भूमिका रोज बर्न को मिल गई। 15 संगीत। मुख्य लेख ट्रॉय मोशन पिक्चर से संगीत। संगीतकार गैब्रियल यारेड ने मूल रूप से ट्रॉय के स्कोर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक काम किया था। उन्हें निर्देशक वोल्फगैंग पीटरसन द्वारा काम पर रखा गया था। तांजा कारोव्स्का ने संगीत के विभिन्न हिस्सों पर स्वर प्रदान किए, जैसा कि उन्होंने बाद में संगीतकार जेम्स हॉर्नर के साउंड ट्रैक के संस्करण में किया था। हालांकि स्कोर के अधूरे संस्करण का उपयोग करने वाले परीक्षण स्क्रीनिंग पर प्रतिक्रियाएं नकारात्मक थीं और 1 दिन से भी कम समय में यारेड को अपना संगीत ठीक करने या बदलने का मौका दिए बिना परियोजना से हटा दिया गया था। 16 जेम्स हॉर्नर ने लगभग 4 सप्ताह में एक प्रतिस्थापन स्कोर तैयार किया। उन्होंने फिर से कारोव्स्का के स्वरों का उपयोग किया और पारंपरिक पूर्वी भूमध्यसागरीय संगीत और पीतल के वाद्ययंत्रों को भी शामिल किया। हॉर्नर ने अमेरिकी गायक गीतकार जोश ग्रोबान और गीतकार सिंथिया वेल के साथ मिलकर फिल्म के अंतिम क्रेडिट के लिए एक मूल गीत भी लिखा। फिल्म का साउंड ट्रैक 11 मई 2004 को रिप्राइज रिकॉर्ड्स के माध्यम से जारी किया गया था। 1987 से 1991 पेरेटी युग। 1988 तक फिल्म बाजार में ठंडक और बॉक्स ऑफिस पर निराशा की एक श्रृंखला, जिसमें सुपरमैन 4 द क्वेस्ट फॉर पीस 1987 का $multi-million का उत्पादन शामिल था, जिसका मूल $36 मिलियन का बजट घटाकर $17 मिलियन कर दिया गया था, ने एक बार फिर कैनन को वित्तीय संकट में डाल दिया था। कंपनी ने वार्नर ब्रदर्स के साथ अपनी संपत्ति का एक हिस्सा संभालने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, हालांकि वित्तीय नुकसान चौंका देने वाला था। थॉर्न EMI परिसंपत्तियों की खरीद के बाद कैनन फिल्म्स गंभीर रूप से तनाव में आ गई और दिवालियापन का सामना करना पड़ा। मई 1987 में कैनन ने अपनी 2000 शीर्षक वाली थॉर्न EMI लाइब्रेरी को $85 मिलियन में वीनट्रॉब एंटरटेनमेंट ग्रुप को बेच दिया। 29-30 इसके तुरंत बाद कैनन की चल रही वित्तीय समस्याओं के कारण कैनन HBO के साथ HBO कैनन वीडियो के संयुक्त उद्यम से बाहर हो गया। 31-32 अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने कैनन की वित्तीय रिपोर्टों की जांच शुरू की, जिसमें संदेह था कि कैनन ने धोखाधड़ी करके उन्हें गलत बताया था। विफलता के कगार पर कैनन फिल्म्स को पाथे कम्युनिकेशंस द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, जो इतालवी फाइनेंसर जियान कार्लो पेरेटी द्वारा नियंत्रित एक होल्डिंग कंपनी थी। फ्रांसीसी बैंक क्रेडिट लियोनिस द्वारा वित्तपोषित, जो पहले से ही कैनन के साथ वर्षों से जुड़ा हुआ था। कैनन के पाथे कम्युनिकेशंस के अधिग्रहण ने तुरंत कैनन के कर्ज का भुगतान करने के लिए $250 मिलियन का कॉरपोरेट पुनर्गठन और पुनर्वित्त शुरू किया। 1989 तक गोलान ने पेरेटी और ग्लोबस दोनों के साथ मतभेदों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कैनन को छोड़कर 21वीं सदी की फिल्म कॉरपोरेशन शुरू कर दी, जबकि ग्लोबस पाथे के साथ ही रहा। गोलान और ग्लोबस द्वारा निर्मित अंतिम फिल्मों में से एक जिसे कैनन फिल्म्स के बैनर तले व्यापक रिलीज मिली, वह थी पोस्ट एपोकैलिक एक्शन फिल्म साइबॉर्ग। इस फिल्म की कल्पना मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स के लिए एक इच्छित सीक्वल और स्पाइडरमैन के दुर्भाग्यपूर्ण लाइव एक्शन संस्करण के लिए बनाए गए परिधानों और सेटों का उपयोग करने के लिए की गई थी। दोनों परियोजनाओं को अल्बर्ट प्यून के निर्देशन में एक साथ शूट करने की योजना बनाई गई थी। प्री प्रोडक्शन के काम को बर्बाद न होने देने के लिए प्यून ने चक नॉरिस को ध्यान में रखते हुए साइबॉर्ग लिखा और इसे कैनन फिल्म्स को सुझाया। जीन क्लाउड वैन डेम को मुख्य भूमिका में लिया गया था। गोलान के कैनन से जाने के बाद वह एक स्वतंत्र कंपनी 21वीं सदी फिल्म कॉरपोरेशन के प्रमुख बन गए। कैनन समूह का नाम बदलकर पेरेटी द्वारा पुनर्गठित किया गया, जिसमें ग्लोबस को पाथे कम्युनिकेशंस का सह-अध्यक्ष और कैनन इंटरनेशनल का अध्यक्ष बनाया गया और एलन लेड जूनियर को पाथे एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष के रूप में लाया गया। 1989 में पाथे ने 3 फिल्मों को हरी झंडी दी, शॉन कॉनरी और मिशेल फिफर के साथ द रशिया हाउस, टॉम सेलेक अभिनीत क्विग्ले डाउन अंडर और जिमी स्मिट्स के साथ फायर विदिन।
उन्होंने वोल्फगैंग पीटरसन द्वारा निर्देशित शैटर्ड, सैली फील्ड के साथ नॉट विदाउट माई डॉटर, जीन हैकमैन और मिखाइल बेरेशनिकोव अभिनीत कंपनी बिजनेस के साथ-साथ रिडले स्कॉट की थेल्मा एंड लुइस की भी घोषणा की। फिल्मों की एक नई स्लेट और वार्नर ब्रदर्स के साथ वितरण सौदे की घोषणा करने के तुरंत बाद, पैरेटी ने क्रेडिट लियोनिस द्वारा समर्थित मेट्रो-गोल्डविन-मेयर के लिए $1.2 बिलियन की बोली लगाई। बोली स्वीकार कर ली गई और पैरेटी ने पाथे कम्युनिकेशंस और एमजीएम को मिलाकर एमजीएम पाथे कम्युनिकेशंस बनाया। 36 विले के साथ पूर्व कैनन समूह की अधिकांश लाइब्रेरी एमजीएम लाइब्रेरी का हिस्सा बन गई। थॉर्न ईएमआई विलय के दौरान अन्य मीडिया और चुनिंदा फिल्मों के कुछ अधिकार अब अन्य संस्थाओं के पास हैं। चूंकि एमजीएम पाथे कम्युनिकेशंस का वार्नर ब्रदर्स के साथ एक वितरण सौदा था और जिन्होंने पैरेटी की अधिग्रहण बोली को वित्तपोषित किया था, पैरेटी ने एमजीएम यूए होम वीडियो विभाग को अपने पहले कार्यों में से एक के रूप में हटा दिया। जुलाई 1991 में क्रेडिट लियोनिस ने ऋण भुगतान में चूक के बाद पैरेटी पर कब्जा कर लिया। 38 और पैरेटी, उनकी पत्नी मारिया सेकोनी, उनकी बेटी वैलेंटिना पैरेटी, योरम ग्लोबस, फ्लोरियो फियोरिनी, डैनी डिम्बोर्ट, एंटोनियो पारेसनीरा और लुइस होरोविच को निदेशक मंडल से हटाने के लिए मुकदमा दायर किया। 39 जुलाई 1991 में जब क्रेडिट लियोनिस ने पैरेटी पर ऋण जब्त किया, तो बैंक ने कैनन पिक्चर्स की बिक्री पर सवाल उठाए क्योंकि क्रिस्टोफर पियर्स बिक्री के समय एमजीएम पाथे कम्युनिकेशंस के बोर्ड सदस्य थे और पियर्स के हित का खुलासा दस्तावेजों में नहीं किया गया था। क्रेडिट लियोनिस द्वारा पैरेटी के खिलाफ दायर कानूनी फाइलिंग में दोनों कंपनियों के बोर्ड के सदस्य डैनी डिम्बोर्ट का भी नाम है, जिन्होंने प्रदान की गई सेवाओं के लिए $1,40,000 प्राप्त किए। हालांकि श्री डिम्बोर्ट ने भुगतान को सही ठहराने के लिए कोई सेवा नहीं की। 39 ग्लोबस को अंततः क्रेडिट लियोनिस के मुकदमों से बर्खास्त कर दिया गया और उसने विदेशी बिक्री कंपनी मेलरोज एंटरटेनमेंट की स्थापना की, जिसने कैनन पिक्चर्स की बिक्री का अधिकांश हिस्सा संभाला, साथ ही पियर्स द्वारा संचालित एक अन्य कंपनी ग्लोबल पिक्चर्स की भी। 62 एमजीएम पाथे कम्युनिकेशंस पर क्रेडिट लियोनिस फौजदारी के मद्देनजर पियर्स ने ग्लोबल पिक्चर्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह एवी लर्नर को नियुक्त किया गया। एक अभिनेत्री है जो हॉरर फिल्मों में प्रमुख और प्रभावशाली है, या तो एक उल्लेखनीय उपस्थिति या आवर्ती भूमिकाओं के माध्यम से। स्क्रीम किंग पुरुष समकक्ष है। उल्लेखनीय महिला उदाहरणों में बारबरा स्टील, सैंड्रा पीबॉडी, लिंडा ब्लेयर, ओलिविया हसी, मर्लिन बर्न्स, नेव कैंपबेल, डारिया निकोलोडी, डी वालेस, जेमी ली कर्टिस, मिया गोथ, हीथर लैंगिंगकैम्प, शॉनी स्मिथ, सारा मिशेल गेलर और लिनिया क्विगली शामिल हैं। 2 परिभाषा। चीख रानी शब्द का इस्तेमाल विशेष रूप से संकट में फंसी आकर्षक युवा महिलाओं 3 के लिए किया जाता है, जो हॉरर शैली की कई फिल्मों में दिखाई दी है। ट्रोमा एंटरटेनमेंट के सहसंस्थापक लॉयड कॉफमैन ने कहा कि चीख रानी होना सिर्फ रोना और केचप खाने से कहीं ज्यादा है। आपको न केवल आकर्षक होना चाहिए, बल्कि आपके पास बड़ा दिमाग भी होना चाहिए। आपको डरना होगा, आपको दुखी होना होगा, आपको रोमांटिक होना होगा। 3 डेबी रोचॉन, जिन्हें अक्सर खुद चीख रानी के रूप में वर्णित किया जाता है, ने मूल रूप से जीसी मैगजीन में प्रकाशित एक लेख में लिखा था कि एक सच्ची चीख रानी परफेक्ट महिला नहीं होती है। वह सेक्सी, आकर्षक होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह औसत आदमी के लिए उपलब्ध है, या ऐसा ही प्रतीत होता है। 4 हालांकि पहले की चीख रानियां ऐसी महिलाएं हो सकती हैं जिन्हें बस सुंदर दिखना था और बहुत चीखना था जब तक कि फिल्म का नायक उन्हें बचाने के लिए नहीं आ जाता। बाद की चीख रानियां महिलाओं को एक आदमी के अलावा किसी और चीज के बारे में चिंता करते हुए दिखाती हैं, जब तक कि वह आदमी उन्हें मारने की कोशिश न कर रहा हो। उनमें से कुछ खलनायक को हराकर बदला लेती हैं। 5 इतिहास। शुरुआत। हॉरर फिल्मों में महिलाओं की प्रमुखता मूक फिल्म युग से चली आ रही है, जिसमें द कैबिनेट ऑफ डॉ कैलिग्री 1920 और नोस्फेरातु 1922 जैसी फिल्में शामिल हैं। वार्नर होम वीडियो में फिल्म इतिहासकार और थिएट्रिकल कैटलॉग मार्केटिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जॉर्ज फेल्टेनस्टीन कहते हैं, आतंक में चीखने वाली महिलाएं हॉलीवुड का मुख्य आधार रही हैं, तब भी जब फिल्में मूक थीं। 3 किंग कांग 1933 में अभिनय करने वाली अभिनेत्री फेरे को कभी कभी बहुत पहली चीख रानी के रूप में संदर्भित किया जाता है। 6 क्रिस पाइन की दादी एनी ग्वेने को 1930 और 1940 के दशक में चीख रानी की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 7 8 9 अल्फ्रेड हिचकॉक की साइको 1960। 1970 का दशक। सैंड्रा पीबॉडी,
जिन्हें द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट 1972 में मैरी कॉलिंगवुड के रूप में दिखाया गया था, मुख्य रूप से अपनी हॉरर फिल्म भूमिकाओं के लिए जानी गईं। 1970 के दशक में 4 अभिनेत्रियां दशक के लिए चीख रानी के प्रमुख उदाहरण बन गईं। सैंड्रा पीबॉडी, जिन्होंने द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट 1972 में मैरी कॉलिंगवुड का किरदार निभाया, मर्लिन बर्न्स, जिन्होंने द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर 1974 में सैली हार्डेस्टी का किरदार निभाया, ओलिविया हसी, जिन्होंने ब्लैक क्रिसमस 1974 में जेस ब्रैडफोर्ड का किरदार निभाया, और जेमी ली कर्टिस, जिन्होंने हैलोवीन 1978 में लॉरी स्ट्रोड का किरदार निभाया। 12 द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट के बाद पीबॉडी हॉरर फिल्मों वॉयस ऑफ डिजायर 1972, मसाज पार्लर मर्डर्स 1973, केस ऑफ द फुल मून मर्डर्स 1973 और लिगेसी ऑफ शैतान 1974 में दिखाई दिए। बर्न्स ने द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर में अपने प्रदर्शन के बाद हेल्टर स्केल्टर 1976 और ईटन अलाइव 1977 में भूमिकाएं की। हैलोवीन में साइको अभिनेत्री जेनेट ले की बेटी जेमी ली कर्टिस ने अपनी पहली फिल्म भूमिका निभाई। हैलोवीन में लॉरी स्ट्रोड को चित्रित करते हुए कर्टिस को परम चीख रानी कहा गया है। 13 कर्टिस ने उसके बाद कई अन्य हॉरर फिल्मों में अभिनय किया। डी वालेस वेस क्रेवन की 1977 की हॉरर फिल्म द हिल्स है आइज में दिखाई दी, इससे पहले कि वे 1980 के दशक में द हॉलिंग 1981, कुजो 1983 और क्रिटर्स 1986 में दिखाई देकर खुद को चीख रानी के रूप में स्थापित कर सकें। 16 डारिया निकोलोडी ने अपनी अधिकांश फिल्मों डीप रेड, इन्फर्नो, फेनोमेना, टेरर एट द ओपेरा में चीख रानी की भूमिका निभाई। निर्देशक मारियो बावा ने शौक 1977 के लिए निकोलोडी को भी बुलाया। 1982 में निकोलोडी ने डारियो अर्जेंटो की टेनेब्रे में एनी की भूमिका निभाई। 16 वेरोनिका कार्टराइट 1970 के दशक की एक प्रमुख चीख रानी भी थीं, जो 1978 में इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स के रीमेक के साथ साथ 1979 में एलियन में दिखाई दी। उन्होंने अल्फ्रेड हिचकॉक की द बर्स में एक चीख रानी के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1980 का दशक हैलोवीन की सफलता ने 1970 और 1980 के दशक के अंत में स्लेशर फिल्मों को पुनर्जीवित किया। 17 उदाहरणों में टेरर ट्रेन और प्रोम नाइट शामिल हैं, जिसमें जेमी ली कर्टिस फिर से चीख रानी की भूमिका निभाएंगी। फ्राइडे द 13th एक महिला प्रतिपक्षी बेट्सी पामर और नायक एड्रियन किंग दोनों वाली पहली प्रविष्टि। 18 और ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट, जिसे अब एक स्लेशर क्लासिक माना जाता है। 19 जिसने अलौकिक सीरियल किलर फ्रेडी क्रूगर को पेश किया और जिसकी प्रमुख अभिनेत्री हीथर लैंगिंगकैम्प को चीख रानी करार दिया गया और वह सबसे प्रभावशाली में से एक बन गई। लिनिया क्विगली 1980 के दशक के दौरान चीख की रानी थीं, जो विशेष रूप से कम बजट और पंथ क्लासिक फिल्मों जैसे ग्रेजुएशन डे, साइलेंट नाइट, डेडली नाइट, रिटर्न ऑफ द लिविंग डेड और नाइट ऑफ द डेमंस में दिखाई दी। ब्रिटिश अभिनेत्री कैट्रियोना मैककॉल लुसियो फुल्सी द्वारा निर्देशित 3 इतालवी हॉरर फिल्मों सिटी ऑफ द लिविंग डेड 1980, द बियॉन्ड 1981 और हाउस बाय द सिमेट्री 1981 में दिखाई देने के बाद चीख की रानी बन गईं। एक्सॉर्सिस्ट 2 द हेरेटिक में सैटर्न अवार्ड के लिए नामांकित प्रदर्शन के बाद ऑस्कर नामांकित लिंडा ब्लेयर ने 1973 में अपनी क्लासिक द एक्सॉर्सिस्ट भूमिका को 80 के दशक की हॉरर फिल्मों में दिखाया, जिसमें हेल नाइट भी शामिल है। वे 1990 के दशक में हॉरर फिल्में बनाती रहीं, जिसमें वेस क्रेवन की स्क्रीम में कैमियो भी शामिल था। 2008 में मैलागा फैंटेसी एंड हॉरर फिल्म फेस्टिवल में ब्लेयर को हॉरर शैली में उनके काम के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 1990 का दशक स्क्रीम से प्रसिद्ध नेवे कैंपबेल। 1990 के दशक के दौरान डेबी रोचॉन ने ट्रोमा प्रोडक्शन की दर्जनों हॉरर फिल्मों में अभिनय किया और उन्हें ड्रैकुलिना पत्रिका द्वारा दशक की चीख रानी के रूप में चुना गया। शेरिल ली ने टीवी सीरीज ट्विन पीक्स 1990 से 91 और स्पिन फिल्म ट्विन पीक्स फायर वॉक विद मी 1992 में हत्या की शिकार लॉरा पामर और मैडी फर्ग्यूसन की भूमिका निभाई और उन्हें चीख रानी के रूप में वर्णित किया गया है, विशेष रूप से दूसरी दुनिया के ब्लैक लॉज के दृश्यों के लिए। 20, 21, 22, 23 नेव कैंपबेल की पहली अमेरिकी फीचर फिल्म कल्ट हॉरर क्लासिक द क्राफ्ट 1996 थी। बाद में उन्होंने स्क्रीम फिल्म श्रृंखला में सिडनी प्रेस्कॉट के रूप में अभिनय किया।
जेनिफर लव हेविट को आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर फिल्मों में जूली जेम्स के रूप में अभिनय करने के बाद चीख रानी का लेबल दिया गया था। 15 उस तरह की पहली फिल्म में हेलेन शिवर्स के रूप में सारा मिशेल गेलर की भी मुख्य भूमिका थी, जो 1990 के दशक और नई सहस्राब्दी के दौरान बनी अन्य हॉरर फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें स्क्रीम 2 और द ग्रज फिल्म श्रृंखला शामिल है। 24 2000 के दशक 2005 में शोना मैकडोनाल्ड ने द डिसेंट में अभिनय किया, जिसने उन्हें एक चीख रानी 25, 26, 27 के रूप में स्थापित किया और जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सैटर्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 28 एलिशा कुथबर्ट ने हॉरर फिल्म हाउस ऑफ वैक्स 2005 और कैप्टिविटी 2007 में अभिनय किया और फिल्मों से यह दर्जा प्राप्त किया। 29-30 2007 में यूएसए टुडे ने आधुनिक चीख रानियों पर एक लेख सूचीबद्ध किया, जिसमें अभिनेत्रियों शेरी मून जोम्बी, जेमी अलेक्जेंडर, एंड्रिया बोगार्ट, मर्सिडीज मैकनाब, टिफनी शेपिस और सेरिना विंसेंट का साक्षात्कार लिया गया। 3 2007 से और हैलोवीन में उनकी उपस्थिति के बाद से डेनियल हैरिस ने अपनी शैली के काम में वृद्धि की है। 31 एरिका लीर हसेन को बुक ऑफ शैडोज, ब्लेयर विच 2 2000, द टेक्सास चेंसो मैसेकर 2003 और रॉन्ग टर्न 2 डेड एंड 2007 जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के कारण चीख रानी कहा जाता है। 33 2010 का दशक बिपाशा बसु को उनकी ब्लॉकबस्टर हॉरर फिल्मों जैसे राज 2002 और राज 3D 2012, साथ ही आत्मा 2013, क्रिएचर 3D 2014 और अलोन 2015 जैसी फिल्मों के साथ भारत में हॉरर में उनके योगदान के कारण बॉलीवुड की चीख रानी के रूप में संदर्भित किया गया है। 34 2016 में स्क्रीन रेंट ने हॉरर इतिहास में 15 महानतम चीख क्वींस को सूचीबद्ध किया, जिसमें लिंडा ब्लेयर, डेनियल हैरिस, लिसा विल्कॉक्स, वेरा फार्मिगा, जेनेट लेह, मर्लिन बर्न्स, वेरोनिका कार्टराइट, नेव कैंपबेल, नाओमी वाट्स, हीदर लैंगिंगकैम्प, ईवा ग्रीन, क्लो ग्रेस मोरेच, सारा मिशेल गेलर, बारबरा स्टील और जेमी ली कर्टिस शामिल है। 35 इंडोनेशियाई अभिनेत्री तारा बसरो को जोको अनवर की फिल्मों शैतान के गुलाम 2017 और इम्पेटिगोर 2019 में उनकी भूमिकाओं के लिए चीख रानी के रूप में वर्णित किया गया है। 37 ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री समारा वीविंग ने ब्लैक कॉमेडी हॉरर द बेबीसिटर 2017 में मुख्य भूमिका निभाने से पहले ऐश बनाम ईविल डेड 2015 के पहले सीजन में अभिनय करके हॉरर शैली में अपना योगदान शुरू किया। वीविंग ने व्यावसायिक और समीक्षकों द्वारा सफल रेडी और नॉट 2019 में अपने प्रदर्शन से चीख रानी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। 2023 में वीविंग ने स्क्रीम 6 में ओपनिंग किल की प्रतिष्ठित भूमिका निभाई। स्क्रीम फ्रैंचाइजी द्वारा लोकप्रिय 2020 का दशक मेलिसा बेरेरा ने स्लेशर स्क्रीम 2022 और सीक्वल स्क्रीम 6 2023 और हॉरर थ्रिलर बेड रेस्ट 2022 में अभिनय करके खुद को स्क्रीम क्वीन के रूप में स्थापित किया है। 38-39 मिया गोथ ने एक्स ट्रिलॉजी 2022 से 2024 में अपनी ब्रेकआउट भूमिकाओं से पहले कई हॉरर फिल्मों में शुरुआत की थी। यह अपरिहार्य था कि वह चीख रानी की उपाधि हासिल करेगी। 40-41 जेना ओर्टेगा ने स्लेशर फिल्मों एक्स और स्क्रीम दोनों 2022 में अभिनय किया, जिन्हें स्क्रीम क्वीन के रूप में भी जाना जाता है। 42-43 ओर्टेगा ने सीक्वल स्क्रीम 6 2023 के लिए अपनी स्क्रीम भूमिका को दोहराया। 44 स्क्रीम क्वींस इलस्ट्रेटेड पत्रिका स्क्रीम क्वींस इलस्ट्रेटेड पत्रिका ने हॉलीवुड की ऐसी चीख क्वींस से संबंधित चित्र, साक्षात्कार, समीक्षा और अन्य सामग्री प्रदर्शित की जैसे कि बारबरा बाउर, बेकी सनशाइन, टीना क्राउज, जूलिया हेस, जूली स्ट्रेन, मोनिक गैब्रिएल, ब्रिंके स्टीवंस, लिनेया क्विगली, रोंडा शियर, जेनिया ग्राटसोस, ब्रियोनी फेरेल, लोरिसा मैककॉमस, जून विल्किंसन, डेबी रोचॉन, शेरी फ्रेजर, मेलिसा वुल्फ और कैसंड्रा पीटरसन, एल्विरा। 45 चीख राजा रॉबर्ट इंग्लैंड, जिन्हें नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट फ्रैंचाइज में फ्रेडी क्रूगर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, चीख किंग का एक उदाहरण है। चीख राजा शब्द का इस्तेमाल उन पुरुष प्रमुख अभिनेताओं को संदर्भित करने के लिए किया गया है जिन्होंने अंतिम आदमी,
चरित्र के रूप में हॉरर फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाकर अपना नाम बनाया है। राहेल रोथ चीख राजाओं के उदय को उन सूत्रों से दूर जाने के परिणाम स्वरूप परिभाषित करती हैं जहां पुरुषों को आम तौर पर एक महिला चरित्र से लड़ने के लिए राक्षसों के रूप में लिया जाता है और महिला अभिनेत्रियों को पीड़ितों के रूप में कम और कभी-कभी खुद राक्षस या खलनायक के रूप में लिया जाता है। रोथ ब्रूस कैंपबेल को ईविल डेड फ्रेंचाइजी में उनकी भूमिका के लिए चीख राजा के शुरुआती उदाहरण के रूप में उद्धृत करते हैं। 46 कैंपबेल को निश्चित चीख राजा के रूप में भी संदर्भित किया गया है। 47 चीख राजा का एक और उल्लेखनीय प्रारंभिक उदाहरण रॉबर्ट एंगलैंड होगा, जिसने नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट फ्रेंचाइजी में फ्रेडी क्रूगर की भूमिका निभाई थी। 48 49 अन्य उल्लेखनीय चीख राजाओं में शामिल हैं डेवॉन सावा, जिन्हें आइडल हैंड्स और फाइनल डेस्टिनेशन के लिए जाना जाता है, पैट्रिक विल्सन, जो इंसिडियस और द कॉन्ज्यूरिंग फ्रेंचाइजी में दिखाई दिए, इवान पीटर्स अमेरिकन हॉरर स्टोरी में अपनी आवर्ती भूमिकाओं के लिए, बिल स्कार्सगार्ड, इट, बारबेरियन और नोस्फेरातु में उनके दिखावे के लिए, 50 डैनियल कालुया, गेट आउट और नोप में उनके प्रदर्शन के लिए, काइल गैलन, जिनकी प्रस्तुतियों में द हंटिंग इन कनेक्टिकट, स्क्रीम और स्माइल शामिल हैं, 51 फिन वोल्फहार, ड इट और नेटफ्लिक्स सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स में उनकी भूमिकाओं के लिए, 52 53 और शॉन रॉबर्ट्स, जो लैंड ऑफ द डेड, डायरी ऑफ द डेड और रेसिडेंट ईविल फ्रेंचाइजी जैसी ज़ोंबी फिल्मों में दिखाई दिए हैं। 54 55 ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 2 फ्रेडीज रिवेंज 1985 के स्टार मार्क पैटन को हॉरर सम्मेलनों में मुख्यधारा के हॉरर के पहले पुरुष चीख रानी के रूप में जाना जाता है। 56 सूची। इस अनुभाग को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया इस अनुभाग में विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना स्रोत वाली सामग्री को चुनौती दी जा सकती है और हटाया जा सकता है। स्रोत खोजें: चीख रानी, समाचार पत्र, किताबें, विद्वान ज्येष्ठ। फरवरी 2022। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। सक्रिय वर्ष अभिनेता, पहली हॉरर फिल्म या श्रृंखला। टिप्पणियां: 1920 से 1980 फेरे किंग कांग, 1933। 1946 से 2004 जेनेट लेग साइको, 1960 जेमी ली कर्टिस की मां। 1958 वर्तमान वेरोनिका कार्टराइट चिड़िया। 1958 वर्तमान बारबरा स्टील काला रविवार। 1962 वर्तमान लिंडा ब्लेयर जादू देने वाला। 1965 वर्तमान ओलिविया हसी ब्लैक क्रिसमस, 1974। 1965 वर्तमान सैंड्रा पीबॉडी बाईं तरफ का आखिरी घर। 1970 से 2014 मैरिलिन बंस टेक्सास चेंसो नरसंहार। 1970 से 2020 दरिया निकोलोदी गहरा लाल। 1974 वर्तमान डी वालेस द हिल्स है वाइड्स, 1977 कुजो के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध। 1976 वर्तमान ब्रूस कैंपबेल ईवल डेड। 1977 वर्तमान जेमी ली कर्टिस, 57 है एलोवीन, 1978 जेनेट लेग की बेटी। 1978 वर्तमान कैट्रियोना मैककॉल जीवित मृतकों का शहर। 1978 वर्तमान लिनिया क्विगली टेक्सास से साइको रिटर्न ऑफ द लिविंग डेड के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध। 1968 वर्तमान एड्रियन बारब्यू, 58 द फॉग, 1980। 1980 वर्तमान कोनी ब्रिटेन पिछली सर्दी अमेरिकन हॉरर स्टोरी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध। 1981 वर्तमान सारा मिशेल गेलर मुझे पता है तुमने पिछली गर्मियों में क्या किया था। 1982 वर्तमान मार्क पैटन ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 2 फ्रेडीज रिवेंज। 1982 वर्तमान डेबी रोचोन गुप्तचर। 1983 वर्तमान हीदर लैंगिंगकैंप एल्म स्ट्रीट पर एक बुरा सपना। दोस्तों इस पार्ट के एक तरह से पार्ट 1 की बात की जाए तो कोबरा में 23 मई 1986 को देखने को मिला था और उस समय में इसका जो कलेक्शन था वो माइंड ब्लोइंग था। बजट इसका $25 मिलियन था और इसने जो कलेक्शन किया $160 मिलियन का इसने कलेक्शन किया था, जो कि बहुत ही बढ़िया कलेक्शन था। और बाकी इसके बाद इसका कोई पार्ट अभी तक नहीं देखने को मिला। अब ये जो नया पार्ट आएगा इसके अंदर जो कास्टिंग है, जो कैरेक्टर है, वो हमें और कई कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसके जो मेन कैरेक्टर है वो थोड़े एक जैसे बुढ़े हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं और कई एक जैसे एक्सपायर भी हो चुके हैं। साथ ही साथ इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत बढ़िया रही थी। और अब
देखते हैं कि कितना समय लगता है इसके अगले पार्ट के आने में। बाकी जो भी चीज़ थी, मैंने अपडेट थी, सारी कुछ आपको बताई दी है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।